जेनेटिक्स जिसे आनुवांशिकी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और आनुवांशिकी है क्या जेनेटिक्स जिसे कहते हैं, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले तो आप यह जानें कि इसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, अर्थात इसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। इसको हम आनुवांशिकता इसमें लिख दे रहे हैं, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। अब यह जानने वाली बात है इसमें कि आनुवांशिकता होती क्या है। आनुवांशिकी और आनुवांशिकता में अंतर। आनुवांशिकी के अंतर्गत आनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है और आनुवांशिकता के अंतर्गत जिसको आप हेरिडिटी कहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण एवं विभिन्नताओं का अध्ययन ही आनुवांशिकता कहलाती है। एक बार बच्चों और ध्यान से सुन लीजिए। इसके अंतर्गत एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण ही आनुवांशिकता कहलाती है, जिसके फलस्वरूप संतानों में जो लक्षण होता है वह अपने पेरेंट से, अपने जनक से भिन्न होते हैं। उस भिन्नता का कारण भी आप जानेंगे, लेकिन उसके लिए आगे बताया जाएगा। अब इसमें फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिसे आनुवांशिकी का जनक, आनुवांशिकी के जनक अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने ही आनुवांशिकी के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और जिसके कारण इनको आनुवांशिकता का पिता कहा गया। जबकि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया था। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वेटसन, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। तो आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग वेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब आइए इसके बारे में हम जाने कि आखिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस प्रकार का प्रयोग और कैसे किया, जो आज इन्हें आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले
मेंडल तथा मेंडल के प्रयोग तथा इनके प्रयोग। आइए इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी देखें और समझें कि क्या इनकी इतिहास रही है। मेंडल का जन्म सन 1822 ईस्वी में मेंडल का जन्म सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में हुआ था। देश का नाम क्या था? ऑस्ट्रिया, और शहर का नाम क्या था? ब्रून्स। ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में हुआ। और बच्चों, इनके गांव का नाम भी कभी कभी कंपटीशन में पूछ दिया जाता है। तो इनके गांव का नाम था हिंजेनडार्फ था। और ये ईसाई मत के पादरी थे और इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया, जिसको गार्डन पी पाइसम सटाइवम कहते हैं। और ये पाइसम सटाइवम उनके गार्डन में बड़े ही बारीकी से उन्होंने देखा कि कुछ मटर के पौधे बड़े और कुछ नाटे कद के थे, जिसके कारण इन्होंने एक बड़े पौधे को और एक नाटे पौधे को बड़े ही विचार भाव से देखा। तो उन्होंने उनके मन में यह जिज्ञासा आई कि आखिर ऐसा क्यों। तो इसके लिए उन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किया, जिसको सन 1866 ईस्वी में 1866 में उन्होंने अपने पुस्तक में प्रकाशित की, जिनके पुस्तक का नाम एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रकाशित की। अर्थात इनके बुक का नाम क्या था? एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। लेकिन विडंबना की बात यह देखिए कि अपने कार्य से संबंधित जानकारी हासिल करने से पूर्व ही इनके साथ यह दुर्भाग्य रहा, या ऐसा संजोग ही था कि अपने कार्य की प्रशंसा प्राप्त करने से पूर्व ही सन 1800
84 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी सन 1884 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इस प्रकार से इसमें तीन बातें जानना आवश्यक है। इनका जन्म सन 1822 ईस्वी, पुस्तक प्रकाशित किया इन्होंने किस सन में? सन 1866 ईस्वी में, और संयोगवश अपने कार्य की प्रशंसा प्राप्त होने से पूर्व ही ये इस दुनिया से सन 1884 ईस्वी में चल पड़े। इनकी मृत्यु के पश्चात मेंडल के कार्यों का पुनः खोज हुआ, और इस प्रकार से उनके खोज के लिए तीन वैज्ञानिकों ने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल के कार्यों का पुनः आविष्कार किया, जिसमें जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के ह्यूगो डिब्रीज एवं ऑस्ट्रिया देश के टी सेरमय ने मेंडल के कार्य का पुनः आविष्कार किया। और उन तीनों वैज्ञानिकों ने भी वे ही निष्कर्ष निकाले जो मेंडल ने पहले ही बता दिया था। इस कारण मेंडल को ही आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इस प्रकार रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल के कार्यों का पुनः आविष्कार। मेंडल के कार्यों का पुनः आविष्कार सन 1900 ईस्वी में तीन वैज्ञानिकों ने जिसमें जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हॉलैंड देश के ह्यूगो डिब्रीज एवं ऑस्ट्रिया देश के टी सेरमय ने अपने अपने प्रयोग के आधार पर ठीक वे ही निष्कर्ष निकाले जिसको मेंडल ने पहले ही बता दिया। इस कारण मेंडल के कार्यों का पुनः आविष्कार हुआ, लेकिन श्रेय इन तीनों वैज्ञानिकों को न जाकर या न होकर किसको गया? मेंडल को जाता है। इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकी का जन्मदाता कहते हैं। इसके पश्चात प्रश्न यह कभी पूछा जाता है, बार बार देखने को मिला है कि मेंडल ने
मटर के ही पौधे का चयन क्यों किया, या मेंडल के सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो बच्चों, मेंडल के सफलता का सबसे प्रमुख कारण यही रहा कि संयोग ही था कि उनके हाथों या उनकी नजर मटर के पौधे पर पड़ी, और मटर के पौधे पर उन्होंने अध्ययन किया जिसमें पाए जाने वाले लक्षण विभिन्न प्रकार के हैं, और विभिन्न प्रकार के लक्षण होने का कारण आप देखेंगे। उसके लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। मेंडल के सफलता के मुख्य कारणों में पहला जो कारण था मटर के पौधे का चयन। मटर के पौधे में पाए जाने वाले जो लक्षण हैं वह एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अर्थात एक पौधा अगर लंबा है तो उस दूसरा पौधा नाटा होगा। इस प्रकार से इसमें विपरीत प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, और मटर के पौधे का जीवन काल अत्यंत छोटा होने के कारण इसे कहीं भी आसानी से उगाया जा सकता है, चाहे आप इसे गार्डन में उगाएं या आप इसे खेतों में उगाएं, और इनके जीवन काल 3 से 4 महीने का होने के कारण इनके अनेकों पीढ़ी के बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा इनका मुख्य कारण कि मटर के पौधे में स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन की क्षमता पाई गई, और स्वपरागण परागण आप जानते ही हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेच्योर एंथर टू रिस्पेक्टिव स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इन 2 टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। चौथा पॉइंट इसमें मटर के पौधे में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रूसियम प्लस गैनेशियम पूरी तरह से ढकी होने के कारण ही इसमें स्वपरागण की क्षमता पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त मटर के पौधे में बनने वाले जो हाइब्रिड थे, संकर थे, वह जनन करने योग्य थे। और बच्चों, यह विशेष रूप से यह जान लीजिए कि किसी की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जिस लक्ष्य के प्रति आप सोचते हैं, विचारते हैं या रिसर्च करते हैं, उसी के प्रति एकाग्र होकर के केवल पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए ही आप अध्ययन करें। इसी कारण मेंडल के सफलता का सबसे प्रमुख कारण अर्थात श्रेय यही रहा कि उन्होंने एक समय में केवल एक ही विपरीत प्रकार के लक्षणों पर ध्यान देकर अपना अध्ययन किया। यही सबसे उनकी
सफलता का प्रमुख कारण था कि उन्होंने एक समय में केवल एक ही आनुवांशिक लक्षण को लेकर के अपना अध्ययन किया और उनसे निष्कर्ष निकाले। मटर के पौधे में एक दूसरे के विपरीत प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं जिसको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं, और मटर के पौधे में संयोग था ऐसा 7 जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण पाए गए जो प्रभावी एवं अप्रभावी के रूप में विद्यमान होते हैं। तो बच्चों, मटर के पौधे में पाए जाने वाले वे 7 लक्षण कौन हैं, उनको इस तालिका में आप देखें। मटर के पौधे में ये 7 जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण निम्न प्रकार के होते हैं जो प्रभावी एवं अप्रभावी के रूप में विद्यमान होते हैं। तो 3 कॉलम आप बनाएंगे। एक में लक्षण लिखेंगे, दूसरे में प्रभावी लक्षण, और तीसरे में अप्रभावी। पहला लक्षण के रूप में मटर के पौधे में 7 जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण हैं जो प्रभावी और अप्रभावी के रूप में विद्यमान हैं। पहला लक्षण है पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई में जो प्रभावी लक्षण है वह लंबा है, टाल, और अप्रभावी लक्षण में नाटा या बौना, जिसे आप ड्वार्फ कहते हैं। दूसरा लक्षण है पुष्पों का रंग। जिसमें प्रभावी रंग होता है लाल, और अप्रभावी रंग होता है सफेद। तीसरा लक्षण में पुष्पों की स्थिति। अर्थात पुष्प कहां पर व्यवस्थित होते हैं पौधे पर, तो पुष्पों की स्थिति में जो प्रभावी लक्षण होता है वह कक्षीय, एक्सिलरी, जबकि अप्रभावी जो लक्षण है अग्रस्त, टर्मिनल कहा जाता है। इसके बाद आते हैं जो चौथा लक्षण है बीजों का आकार। जिसमें प्रभावी या डोमिनेंट कैरेक्टर होता है गोल, जबकि अप्रभावी लक्षण में
रिसेसिव कैरेक्टर में आता है झुर्रीदार, रिंकिल्ड, और पांचवें लक्षण में बीजों का रंग, जिनमें प्रभावी लक्षण है बीजों के रंग में। जब मटर का बीज बिल्कुल परिपक्व हो जाता है तो उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, वह है पीले रंग का। वह है किस रंग का? पीले रंग का, पीला। जबकि अप्रभावी लक्षण होता है हरा। ग्रीन। छठा जो लक्षण है फली के प्रकार, जिनमें प्रभावी लक्षण है फली के प्रकार, जो छठा नंबर का है वह है फूली हुई, और अप्रभावी लक्षण में है सिकुड़ी हुई। कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्ट। और सातवां जो लक्षण में है वह फली का रंग। फली का रंग में जो प्रभावी लक्षण है वह है हरा, और अप्रभावी लक्षण है पीला। इस प्रकार से मेंडल ने ये 7 जोड़ी विपरीत प्रकार के लक्षण होते हैं मटर के पौधे में बताया, जो प्रभावी और अप्रभावी, डोमिनेंट और रिसेसिव के रूप में, डोमिनेंट और रिसेसिव के रूप में पाए जाते हैं, जिनमें पहला लक्षण है पौधे की लंबाई, लेंथ ऑफ प्लांट, जिसमें डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण लंबा होता है, और अप्रभावी लक्षण में नाटा या बौना, जिसको आप ड्वार्फ कहते हैं। दूसरा लक्षण है पुष्पों का रंग। पुष्पों का रंग में जो लाल रंग होता है वह प्रभावी होता है, क्योंकि लाल रंग को हम आसानी से देख भी सकते हैं, इसका वेवलेंथ सर्वाधिक होता है। और जो सफेद रंग होता है अप्रभावी होता है। जो तीसरे लक्षण में आप देखेंगे पुष्पों की स्थिति, मटर के पौधे पर पुष्प कहां कहां पाए जा सकते हैं, जिसमें कक्षीय अगर स्थिति है तो उसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, अगर अग्रस्त है तो उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। बीजों का आकार, मटर का जब बीज परिपक्व हो जाता है, अपना जीवन काल पूरा कर लेता है 3 से 4 महीने का, तो वह बिल्कुल गोल
आकार का होता है, राउंड शेप होता है, जबकि इमेच्योर अपरिपक्व स्थिति में सिकुड़ी हुई या आप कह सकते हैं रिंकिल्ड, झुर्रीदार दिखाई देती है। बीजों का रंग परिपक्व अगर बीज है तो बिल्कुल पीले रंग का दिखाई देता है, अपरिपक्व अर्थात इमेच्योर स्थिति में आप देखेंगे तो हरे रंग का दिखाई देते हैं। फली के प्रकार में मटर की जो फली जो पूरी तरह से फूली हुई होती है, इन्फ्लेमेबल होती है, तो वह प्रभावी लक्षण माना जाता है, जबकि जो कांस्टिक्ट अर्थात सिकुड़ी हुई दशा इसकी अप्रभावी लक्षण को माना जाता है। और फली का रंग जो प्रभावी लक्षण होता है वह है हरा, और जो पीला है वो उसका अप्रभावी लक्षण माना जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि मेंडल ने अपना प्रयोग दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसार्टमेंट। उसको जानने से पहले आपको एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, जिसको मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड इत्यादि जानना आवश्यक है।